तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी एमफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फार्माकोलॉजी स्ट्रीम के लिए है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, टाइम भी कम है और अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सब्जेक्ट है सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी, तो इसकी टोटल्स यहाँ पे 5 यूनिट रहेंगी। तो 5 यूनिट को हम 5 सिंगल वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियो यूनिट फर्स्ट है जिसमें आज आप यूनिट फर्स्ट यानी कि सेल बायोलॉजी को यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले हैं और बाकी की जो भी यूनिट्स रहेंगे उनको भी हम एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 5 यूनिट से यहाँ पे 33 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इनको हम यूनिट वाइज यहाँ पे कवर करते चलेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो कंप्लीट वीडियोस वगैरह हैं, नोट्स पीडीएफ वगैरह हैं और भी सब्जेक्ट के, वो सारा कुछ आपको हमारी फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेगा। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपने एमफार्म के सेक्शन पे जाना है, उसके अंदर अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर में जाना है और वहाँ पे एक बैच मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं जो आपका सब्जेक्ट है सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे आप एज ए एमफार्म स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, और आपको ओवरव्यू भी समझ आ जाएगा कि आखिर जो आने वाली यूनिट्स हैं सभी, इनमें आप किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में यही बन रहा है कि डिफाइन सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में आ भी जाता है कि क्या है ये सब्जेक्ट सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी और उसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है। तो देखिए सिंपली हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, सेलुलर प्लस मोलिकुलर प्लस फार्माकोलॉजी। सेलुलर कहने का मतलब होता है रिलेटेड टू सेल। सेल आप जानते ही हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का छोटा सा हिस्सा है जो कि फंक्शनल है और वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाता है, वो सेल कहा जाता है। एंड मोलिकुलर कहने का मतलब है रिलेटेड टू मोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है या रिसेप्टर्स वगैरह जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं या सेल वगैरह को बनाते हैं, वो मोलिक्यूल्स कहे जाएंगे। एंड फार्माकोलॉजी आप जानते ही हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट। कोई भी जो ड्रग है वो कैसे काम कर रही है या बॉडी का उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, बॉडी उसको कैसे यहाँ पे एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज कर रही है, वो सारी चीजें फार्माकोलॉजी हैं। तो देखिए अभी तक जैसे कि बी फार्म में या फिर एडवांस फार्माकोलॉजी में आपने ये समझा था कि हमारी ड्रग कैसे काम करती है ना। और अगर हम उस चीज को और डीप समझें कि हमारी ड्रग सेल के ऊपर, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं उस पर कैसे काम करती है, या सेल के अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आपके रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, उनको कैसे अफेक्ट करती हैं या उन पर कैसे काम करती हैं, तो आप गहराई के साथ ये समझ पाएंगे कि हमारी ड्रग किस मैकेनिज्म से काम करती है। दूसरा, कोई भी जो ड्रग है उसका इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है, कोई भी जो टॉक्सिसिटी है वो किस तरीके से आ रही है, यानी कि इन चीजों को आप सेलुलर लेवल पे प्लस मोलिकुलर लेवल पे अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी ड्रग कैसे किसी मोलिक्यूल को अफेक्ट कर रही है या हमारी ड्रग कैसे किसी भी सेल को यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, वो चीज आप यहाँ पे सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ आया? तो बस यही जो है डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल लिखी हुई है कि सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स एक्ट ऑन सेल्स एंड मोलिक्यूल्स इनसाइड द सेल लाइक रिसेप्टर्स, एंजाइम, डीएनए और आरएनए टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट। कि फार्माकोलॉजी एक वो स्टडी है कि भाई हमारी ड्रग सेल के ऊपर या मोलिक्यूल्स जो होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि रिसेप्टर से जाकर के जुड़ना या एंजाइम को इनहिबिट या एक्टिवेट करना या डीएनए को बनने को रोकना, तो इन सब चीज़ों पे वो कैसे काम करती हैं ताकि वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर सकें, जिसकी मदद से वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हमारी ड्रग कैसे काम कर रही है, ड्रग की टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट वगैरह कैसे आ रहे हैं वो आप समझोगे, ड्रग किस किस टारगेट पे काम कर रही है,
ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट से समझ सकते हैं। समझ आया आपको यहाँ पे इंट्रो की क्या है, ये आपका सब्जेक्ट सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी। मतलब डिटेल में आप ये चीज़ें समझेंगे कि भाई हमारी ड्रग काम कैसे कर रही है, टॉक्सिसिटी कैसे आ रही है, एफिकेसी कैसे आ रही है, और किस टारगेट को यहाँ पे ये मतलब कि एज ए अपना मेन टारगेट समझ के यहाँ पे काम दिखा रही है। ये चीज़ें यहाँ पे आप समझने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक इमेज भी ऐड करा है, जैसे कि सेलुलर लेवल कहने का मतलब है ड्रग किसी भी सेल के ऊपर, जैसे सेल, बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, तो उन पर क्या इफेक्ट डाल रही है, प्लस सेल के अंदर जो मोलिकुलर लेवल की अगर हम बात करें, जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक टाइप की प्रोटीन है या एंजाइम जो होते हैं, या पर्टिकुलर कोई जीन है डीएनए के अंदर जो होती है, तो उन पर कैसे इफेक्ट डाल रही है। तो इस इमेज में वही चीज़ें दिखाई गई हैं। तो समझ आया। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट की, आखिर एज ए एम.फार्म स्टूडेंट आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस यही है कि एक्सप्लेन्स ड्रग एक्शन एट सेलुलर एंड मोलिकुलर लेवल। ये सब्जेक्ट आपको ये समझाएगा कि हमारी जो ड्रग है वो सेल पर या उसके अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं मोलिकुलर लेवल पर वो कैसे काम करती है। ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। दूसरा, इट हेल्प्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड आइडेंटिफाइंग न्यू टारगेट। ड्रग की डिस्कवरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा कि भाई कोई भी जो हमारी ड्रग है वो किस रिसेप्टर को या किस एंजाइम को या किस पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट को अपना टारगेट बना रही है, यानी कि आप यहाँ पे उनके टारगेट को समझ पाएंगे कि कहाँ पे आकर बाइंड करके ये जो है किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक या फिर एक्टिवेट करेगी, या किसी भी एंजाइम को कैसे इनहिबिट या एक्टिवेट करेगी। ठीक है, वो आप यहाँ पे समझेंगे। आगे है क्लैरिफाइज मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट। किसी भी ड्रग की टॉक्सिसिटी क्यों आ रही है, क्या उसका मैकेनिज्म है, साइड इफेक्ट क्या है, उनको कैसे कम कर सकते हैं, वो चीज़ें भी आप इस सब्जेक्ट से समझेंगे। एंड आगे है यूजफुल फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड टारगेटेड थेरेपी। जब आप ये समझेंगे कि भाई हमारी जो बॉडी है वो हर एक जो इंडिविजुअल है उसका डीएनए अलग होता है, उसके अंदर जो जीन है वो अलग होती हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है अलग अलग इफेक्ट शो कर सकती है। मतलब कि हर एक इंसान में एक पर्टिकुलर ड्रग अपना सेम इफेक्ट शो नहीं करेगी, जिन के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी डेवलप कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगी या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होगी। और टारगेटेड थेरेपी भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझ आया। तो ये इस तरीके से इस सब्जेक्ट की यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहने वाली है। बाकी मैं अभी आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूनिट्स में आप किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, ताकि पहली ही वीडियो में आपका यहाँ पे माइंडसेट क्लियर हो जाए कि आपने पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो पहली जो यूनिट रहेगी वो है सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी आप जानते ही हैं, यानी कि सेल कैसे बनी है, कैसे काम करती है, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या हैं, जो जीनोम होता है, कंप्लीट डीएनए वगैरह वो समझेंगे। यानी कि जो बेसिक चीज़ आप ऑलरेडी या तो 12th में पढ़े होंगे या फिर बी.फार्म में जो एचईपी थी वहाँ पढ़े होंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे रिवाइज हो रही है। जीन एक्सप्रेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन बोले तो कैसे डीएनए वगैरह सॉरी जैसे आरएनए प्रोटीन वगैरह कैसे बनती है वो भी हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ आरएनए के टाइप है यहाँ पे, siRNA, माइक्रो आरएनए, जीन मैपिंग क्या है, जीन सीक्वेंसिंग क्या है, सेल की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, कैसे रेगुलेट होती है, सेल डेथ वगैरह किस तरीके से होती है। तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यूनिट सेकंड में जैसे कोई भी जो ड्रग है वो किस तरीके से जो है पाथवेज को अफेक्ट करती है। जैसे सेल के अंदर सिग्नलिंग होती है, एक होती है इंटरसेलुलर मतलब कि दो सेल्स के बीच में, और एक होती है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे जो कि सेल के अंदर ही कई पाथवे चलते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे रिसेप्टर के बेसिस पे पाथवे भी होते हैं। जैसे कि रिसेप्टर यहाँ पे है GPCR है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है, और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को फॉलो करते हैं। साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम आयन, इनोसिटोल 145, ये सब चीज़ें जो आपने एडवांस फार्माकोलॉजी में आज मैकेनिज्म पढ़ी थी उनको आप समझोगे कि आखिर ये पाथवे कैसे काम करते हैं। जैसे साइक्लिक AMP सिग्नलिंग पाथवे है, या MAP के पाथवे है, या जेनुअस काइनेज सिग्नल पाथवे है, और इसको आपकी ड्रग कैसे अफेक्ट करेगी। बस डिटेल पे आप यही जानते हैं कि हमारी ड्रग का टारगेट क्या है, टारगेट पे बाइंड होने के बाद ड्रग सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस करती है जिससे इफेक्ट या टॉक्सिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये चीज़ समझेंगे। आगे यहाँ पे थर्ड यूनिट जो रहेगी यहाँ पे आप बेसिकली कुछ चीज़ें समझेंगे, यानी कि कुछ टेक्निक्स वगैरह, जैसे कि डीएनए को कैसे सेपरेट करते हैं, पीसीआर में कैसे डीएनए को जो है हम
मतलब कि एक छोटे से पार्ट से उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ हम बनाते हैं। जीन सीक्वेंसिंग क्या है, माइक्रो एरे टेक्निक क्या है, एलाइजा क्या है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक क्या है, जिनकी मदद से हम सैंपल में छोटी छोटी मात्रा को हम पता कर पाएंगे। डीएनए टेक्नोलॉजी है। बाकी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, कैसे दो अलग अलग हम डीएनए या जीन को मिला करके एक पर्टिकुलर मतलब कि एक डीएनए बना कर किसी एक इंडिविजुअल में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। आगे है यहाँ पे हमारा जीन थेरेपी, कि कैसे हम जीन को एज ए ड्रग यूज़ करते हैं, है ना, जीन में चेंजेस वगैरह करते हैं। ठीक है, और आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट यहाँ पे आएगी वो है 4th यूनिट, वो है फार्माकोजेनोमिक्स, कि कैसे ड्रग जो है किसी भी पर्टिकुलर जीन के अकॉर्डिंग या जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट चेंज होता है। कि कोई भी ड्रग है वो मेरे में एक अलग इफेक्ट शो कर सकती है, आपके में एक अलग इफेक्ट शो कर सकती है। तो वो जीन उसके इफेक्ट को यहाँ पे क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझेंगे। और लास्ट में सेल कल्चर, सेल को कैसे कल्चर करते हैं लैब के अंदर, किन किन तरीके से करते हैं, है ना। और एक और टॉपिक रहेगा एंड में, वो है बायोसिमिलर्स। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि आखिर ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यूनिट्स में आप किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन बन रहा है आपकी यूनिट फर्स्ट से, देखिए वो है राइट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड गोल्जी अपैरेटस, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं सेल के, ऑर्गेनल्स हैं। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी में सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, तो थोड़ा सा मैं सेल के बारे में बता देता हूँ। देखिए एमफार्म लेवल पे सेल के बारे में नहीं पूछी जाती हैं चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके होते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सेल क्या है। सेल ये उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए वगैरह पड़ा होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम वगैरह होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम वगैरह, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जिससे एनर्जी वगैरह बनती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है। इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, अब सेल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब होता है यानी कि ये जो है हमारी पूरी बॉडी को बनाती है, सारी जो बॉडी हमारी बनी वो सेल से बनी है। तो ये स्ट्रक्चरल भी यूनिट है, प्लस जो भी एक आप बोल सकते हैं जो जीवित चीज़ है या जो लाइव कोई छोटी से छोटी चीज़ है हमारी बॉडी में, तो वो सेल होती है, जिसमें फंक्शन होते रहते हैं हमारी सारी बॉडी के, तो वो फंक्शनल भी यूनिट है। तो इस तरीके से सेल का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्गेनल्स जिनको हम बोलते हैं। न्यूक्लियस है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी अपैरेटस है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली याद होंगी। ठीक है, नहीं भी याद है तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछी जाती हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या है, वो क्या है, लाइसोसोम क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और गोल्जी अपैरेटस वो हम देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक का कहने का मतलब है एंडो बोले तो अंदर, प्लाज्मिक बोले तो साइटोप्लाज्म, यानी कि प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म के अंदर एक रेटिकुलम होता है, एक नेटवर्क होता है, झिल्ली होती है, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकलती हुई कुछ इस तरीके से ये झिल्ली होती है, जो कहीं कहीं पर आप देखोगे इस पे राइबोसोम, येलो कलर में राइबोसोम चिपके हुए हैं, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मतलब इस पे ये चिपके हैं तो इसको ये खुरदुरी बना रहे हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दूसरी तरफ ये कुछ भी नहीं चिपका है इसके ऊपर, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कहने का मतलब है एक झिल्ली जो कि साइटोप्लाज्म में फैली होती है, और जो 2 टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल सी वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है सेल के अंदर, that spreads from the nucleus to the cell membrane, जो कि न्यूक्लियस से स्प्रेड होता रहता है सेल मेम्ब्रेन तक, या बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में ये फैला होता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके 2 टाइप हो गए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिससे कि राइबोसोम यहाँ पे चिपके होते हैं, आपको नजर आ रहा है, और आपको ये भी पता हो कि भाई राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, तो ये मदद करती है प्रोटीन के सिंथेसिस में। दूसरा है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम नहीं है, लिखा है नो राइबोसोम। ये हेल्प करती है लिपिड सिंथेसिस में, लिपिड फैट वगैरह बनाने में मदद करती है, और साथ के साथ डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने में भी मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके यहाँ पे टाइप। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन यही है
कि इट मेक्स प्रोटीन, यानी कि ये मदद करती है प्रोटीन बनाने में, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाने में मदद करती है। आगे लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड इनसाइड द सेल, जो भी प्रोटीन या लिपिड वगैरह बनती है ये सेल के अंदर ही उसको ट्रांसफर करने का काम भी करती है। और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ये बाहर निकालती है, जिसको अभी हमने समझा डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अब सेकंड जो यहाँ पे ऑर्गेनल है आपका वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सैक कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक हमारी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ना एक थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि इस तरीके से ये थैली की तरह हमारी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम भरे होते हैं और इसका काम क्या होता है, जो भी ऑर्गेनल्स हमारी बॉडी में जो है वो डैमेज हो गए हैं या पुराने हो गए हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, है ना, उनका ये मेन काम होता है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल के अंदर आप देखोगे तो ये जैसे सेल पूरी दिखाई गई है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये लाइसोसोम कुछ इस तरीके से होता है, देखो एक अंदर देखोगे तो ये इसके अंदर ये बहुत सारे एंजाइम भरे हुए हैं और ये बाहर से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या है, एक थैली है जिसमें एंजाइम भरे हैं, ये आपने याद रखना है। तो इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सैक, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक थैली होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब उनका काम क्या है, पहला है कि इट डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, फूड जो होता है, तो उसको ये जो है डाइजेस्ट करती हैं। और बाकी जो पुराने जो पार्ट होते हैं सेल के उनको रिसाइकिल करते हैं या डिस्ट्रॉय भी करते हैं। साथ के साथ बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह अगर आ जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और आगे आप पढ़ोगे सेल डेथ, जो कि अपोप्टोसिस होती है, जिसमें सेल प्लान करके किसी पर्टिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय करना होता है, तो वहाँ भी ये लाइसोसोम रोल निभाते हैं। तो लाइसोसोम बोले तो क्लीनिंग का काम करती है, सेल के अंदर गंदगी है या टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय करना या रिसाइकिल करने का काम लाइसोसोम का है। ठीक है, इमेज मैंने आपको दिखाई दिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑर्गेनल वो है गोल्जी अपार्टस। गोल्जी ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने सबसे पहले अपार्टस इसको देखा था। बोले तो एक मशीनरी है सेल के अंदर जिसका काम क्या होता है, जो भी राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, राइबोसोम जो चिपके हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या साइटोप्लाज्म में भी वो रहते हैं, तो जो भी वो प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं उन प्रोटीन्स को और साथ के साथ जो लिपिड बनाती है, लिपिड जो बनते हैं उनको पैक करके सेल के बाहर भेजने का जो काम करता है वो गोल्जी अपार्टस करता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से सेल में ये इसके स्ट्रक्चर है, ये भी कुछ इसके यहाँ पे सैक ही होते हैं, मॉडिफाइड थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैट आपको ही दिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, सुखड़े हुए एक तरीके से। तो इनका काम क्या है, देखोगे यहाँ पे इसको जूम आउट करके दिखाया है कि जो भी चीज़ें हैं वेसिकल्स, वेसिकल जैसे कि सपोज करो अभी हमने समझा था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या था, यहाँ पे राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, उन प्रोटीन्स को जो है सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो अंदर यानी कि वो इस गोल्जी अपार्टस तक पहुंचाते हैं। गोल्जी अपार्टस के पास जो भी ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आते हैं ये इनको ना देखो ये येलो कलर में है, ऐसे करते करते पैक होके यहाँ से ग्रीन कलर आप दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर में, तो ये पैक होकर के अब ये सेल के बाहर जो है ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे। तो सिंपल ये वही है, इट इज ए स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स that modified packages and transport proteins and lipids, कि एक ढेर सा होता है फ्लैट सैक का थैलीनुमा स्ट्रक्चर का जो कि प्रोटीन वगैरह या लिपिड वगैरह जो बनता है उसको मॉडिफाई करते हैं, पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन भी यही है, इट मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड और प्रोटीन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, उनको पैक करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोटीन को सेल से बाहर भेजते हैं, ये लिपिड्स को सेल से बाहर भेजते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग लाइसोसोम, और जो लाइसोसोम जो अभी पिछला पढ़ा था उनको भी बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से 3 ऑर्गेनल्स थे जिनके बारे में शॉर्ट में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, वो चीज़ें हमने अभी यहाँ पे कवर करी हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है डिफाइन जीन एंड जीनोम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में आ जाता है, लेकिन ये आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़। जैसे आप सिलेबस में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, आप समझोगे कि भाई जीनोम क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, साथ ही साथ जीन क्या है वो भी जानेंगे, तभी आप आगे ये समझ पाएंगे कि जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है या फिर जीन मैपिंग क्या है, जीन सीक्वेंसिंग क्या है, तो ये टर्म आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल पहले डेफिनेशन लिखी हुई है जीन की, मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, पहले एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट करूंगा। बस पहले आप यहाँ पे इमेजेस को जो है यहाँ पे समझिए
कि ये कोई इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है। यहाँ पे आपको पता है कि उसके अंदर सेल होती है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए जिस फॉर्म में होता है वो हम उनको क्रोमोसोम बोलते हैं। बोले तो बंडल्स होते हैं लिपटे हुए, जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स 46 होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। जब क्रोमोसोम्स को जूम आउट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से डीएनए नजर आता है, जो कि डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रेन इसके यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब यही चीज़ अब आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में, बी फार्म के सेकंड सेमेस्टर में, या फिर बायोलॉजी में, ठीक है, या आपके एचएपी में। अब थोड़ा सा मैं डीएनए के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको वो पुरानी चीज़ें याद आ जाए। डीएनए इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। अब डीएनए ने देखिए मेन 3 चीज़ों से बनता है जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहला, सबसे पहला, जैसे कि इसका नेम आ रहा है डीऑक्सी राइबो, यानी कि इसके अंदर एक शुगर होती है ना, जो कि पेंटोस शुगर है, यानी कि 5 उसमें कार्बन होते हैं और उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज ये आपकी क्या है, शुगर है। और उसका बेसिक मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देता हूँ, ये 5 कार्बन की ये स्ट्रक्चर इसकी होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो होते हैं, जो आपने पढ़े होंगे नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजेनस बेसिस। बेसिस बोले तो ये जो है नेचर में बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं हिंदी में बोले तो, और इनके अंदर जो है एक नाइट्रोजन या 2 नाइट्रोजन जरूर मौजूद होती हैं। अगर इसके भी हम सब टाइप देखें तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे प्यूरिन होती है, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। ठीक है, और इनकी अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर को अगर मैं बताऊं तो प्यूरिन्स के अंदर अगर उनकी बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जिससे एक 5 मेंबर्ड रिंग कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती है। ठीक है, बेसिक मैं बता रहा हूँ। इसके प्यूरिन्स के अंदर जो एग्जाम्पल है, जैसे कि एडेनिन है, शॉर्ट में ए लिख देता हूँ, एडेनिन, और एक है दूसरा आपका ग्वानिन। ठीक है, एजी, जिसके अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनके अंदर एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी और एक 5 मेंबर्ड रिंग उनसे अटैच होगी और उसमें कोई ना कोई एक जगह नाइट्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, बस इतना समझिए। दूसरा, सिर्फ आपका 6 मेंबर्ड रिंग होती है और यहाँ पे एक जगह नाइट्रोजन यहाँ पे हो सकती है, होती ही है ना। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे साइटोसिन है, आपको पता होगा ये हमारे सारे क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। साइटोसिन है और आपका थाइमीन होता है, और थाइमीन की जगह आरएनए के अंदर यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब जैसे डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना, वैसे ही आरएनए में सिर्फ राइबोज शुगर होती है। नाइट्रोजनस बेसिस सेम होते हैं, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। अब एक और चीज होती है कंपोनेंट जो कि है इनका, वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, तो आप बोल सकते हैं डीएनए आपका इन 3 चीजों से मिलकर बना है। और इन 3 चीजों को एक टर्म हम दे देते हैं, जो टर्म बार बार बुक्स में लिखी होती है, बच्चों को कई बार कंफ्यूजिंग रहती है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई भी शुगर बोले तो या तो राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर, मैं डीएनए आरएनए दोनों की बता के चल रहा हूँ, प्लस कोई भी नाइट्रोजनस बेस जैसे कि एडेनिन है या थाइमीन है या ग्वानिन है या यूरेसिल है, जब एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस ये जुड़ता है तो इन दोनों के जुड़ने से जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर मैं इसके साथ यानी कि शुगर प्लस कोई एक नाइट्रोजनस बेस प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूं, तो अब इन तीनों के मिलने से जो भी टर्म या बोले तो कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। टाइड बोले तो ट्रिपल, यानी कि 3 चीजें यहाँ पे जुड़ जाती हैं, शुगर और कोई नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक लंबी चेन बना लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके लंबी चेन बना लेते हैं, बोले तो पॉलीमर बना लेते हैं, तो बस वही पॉलीमर आपका डीएनए कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं डीएनए इट इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सोराइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं, स्पेशली नेम इसका बनेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। इसका पॉलीमर होता है क्या,
डीएनए। जब बहुत सारे यही चीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाती हैं और आपका यहाँ पे डीएनए बनता है। थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर में डीएनए को बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि ये डबल हेलिक्स कुछ इस तरीके से डबल स्ट्रैंड इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि एडेनिन के साथ जो है थाइमिन जुड़ा होता है जो कि डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़े होते हैं। ये जो बीच में आपको सीडी जैसी चीजें दिखती है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन से क्या जुड़ा होता है? थाइमिन। याद रखो सिंपल 88, ठीक है। और जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन से साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा होता है इस तरीके से। अब यही जो है बार बार अल्टरनेटिव पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि थाइमिन, थाइमिन से डबल बॉन्ड से एडेनिन, फिर साइटोसिन, साइटोसिन जो ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे आपका ग्वानिन, फिर आगे आएगा एडेनिन, फिर डबल बॉन्ड से यहाँ पे थाइमिन, फिर आएगा ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे आपका साइटोसिन। इस तरीके से ये पूरा आपका डीएनए बना होता है। अभी तो सिर्फ ये हमने क्या क्या चीजें दिखाई हैं, ये सिर्फ आप देखोगे तो ये नाइट्रोजनस बेसिस तो दिखाए हैं। अब दो चीज हमारी कहाँ गई, क्योंकि हम तो बोल रहे थे ना डीएनए हमारे इन तीन चीजों से बन रहा है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ पे जो आप ये इस तरीके से लाइन देख रहे हो, जो स्ट्रैंड देख रहे हो, तो इसके अंदर वो चीजें दिखाई नहीं जाती हैं। बेसिकली अगर मैं आपको जूम आउट करके इन दोनों स्ट्रैंड को, स्पेशली इस वाले हिस्से को अगर मैं दिखाऊं इस तरीके से, मैंने इन्हीं जो जो दो लाइन है, रेखा है, स्ट्रैंड, उनको इस तरीके से सीधा कर लिया है, ठीक है। मेरे को पता है कि यहाँ पे एक एडेनिन है और एडेनिन और थाइमिन के बीच में यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब इन जो दो लाइन है ना, इनमें ये दो चीज रहती है, एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है और एक आपका राइबोज या डीऑक्सीराइबोस शुगर रहती है। जैसे कि मेरे को पता है कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो 5 मेंबर्ड रहती है, तो मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि 5 मेंबर्ड आपकी क्या है? शुगर है, और एक उससे फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इन दोनों से मिलकर के, या ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इन दोनों फॉस्फेट और शुगर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इधर हो गया। ऐसे ही दूसरी तरफ यहाँ पर भी एक क्या होगा? 5 मेंबर्ड आपकी यहाँ पे शुगर होगी और उससे फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये बन गया। फिर अल्टरनेटिव पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़े होते हैं जो कि एक पॉलीमर बनाते हैं, वही है आपका डीएनए, ठीक है। अब थोड़ा सा आरएनए की बता देता हूँ। आरएनए जो है डबल स्ट्रैंड ना होकर के सिंगल स्ट्रैंड होता है, और आपको ये भी मालूम होगा कि वहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होकर के राइबोस शुगर होती है, थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो वहाँ पे सिंपल जो है सिर्फ इस तरीके से लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे एडेनिन जुड़ा है, यहाँ पे आपका थाइमिन नहीं होगा तो उसकी जगह यूरेसिल होगा, यहाँ पे आपका एडेनिन होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे ग्वानिन होगा, इस तरीके से। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसमें भी एज इट इज वही चीज कि फॉस्फेट ग्रुप होगा और आपका राइबोस शुगर होगी। इतनी चीज आप समझ गए। अब आपने एक सेंट्रल डोगमा का रूल पढ़ा होगा बायोलॉजी में, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका डीएनए है, डीएनए एक ऐसा पार्ट है आपका जहाँ पे आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, या सारी वो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आपकी बॉडी में नेक्स्ट जो भी चीज़ है, प्रोटीन वगैरह है, वो कैसे बनेगी। देखिए प्रोटीन कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जो हमारे बहुत सारे काम यहाँ पे करने वाले हैं, आपके सारे जो रिसेप्टर्स हैं ना वो प्रोटीन हैं। अगर वो बनने हैं यानी कि बहुत सारे काम उनसे होने होंगे, और भी बहुत सारे काम बॉडी में रिपेयरिंग करना हो, टूट फूट हो रही हो उसको ठीक करना हो, तो वहाँ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डीएनए से ना, डीएनए के अंदर कुछ नियम या कुछ स्टेप्स, जैसे सपोज करो आपको खाना बनाना है ना, तो उसकी एक रेसिपी लिखी होती है ना एक बुक के अंदर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वहाँ पे एक रेसिपी लिखी होती है, तो उसके अंदर जो है स्टेप्स लिखी होती है। तो डीएनए क्या है? एक बुक आप समझिए, जिसके अंदर सारा डेटा है। अब उस डेटा को ना एक छोटे से नोट में, जैसे कि सपोज करो मेरे पास इतने सारे यहाँ पे नोट्स हैं, ठीक है। अब इस इतने नोट्स में से मैं सिर्फ अभी क्या पढ़ा रहा हूँ? जीन या जीनोम पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे जीन वाला टॉपिक या जीन वाले स्टेप्स मैंने कॉपी कर लिए। तो कॉपी करने से जो बनता है उसको हम आरएनए बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बस वेट करिए कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए में क्या है? बेसिकली वो चीज हमने यहाँ पे रेसिपी ले ली है जो हमको बनानी है। क्या बनानी है? हमको प्रोटीन बनानी है। तो ये सेंट्रल डोगमा का रूल है कि देखिए डीएनए से डीएनए बनता है जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और आगे जो आपका ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं,
ठीक है। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे हमें किचन में सपोज करो कि कोई इम्पोर्टेंट हमारी डिश बननी है और वो चीज़ हमको याद नहीं कि आखिर वो बनती कैसे है, तो हम गए, हमारे पास एक रेसिपी की बुक है, बुक हमारी क्या है, यहाँ पे डीएनए है, ठीक है। अब बुक है तो भाई उसमें तो भाई मतलब कि 100 मतलब 200 400 मतलब बहुत सारी रेसिपी हो सकती हैं, पर हमको तो एक पर्टिकुलर डिश बनानी है ना, तो उस जो पर्टिकुलर डिश बनानी है उसके इंस्ट्रक्शन, उसके सारे जो भी स्टेप्स हैं वो हमने कॉपी कर लिए। कॉपी करने का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांस बोले तो ट्रांसफर करना, स्क्रिप्शन बोले तो लिखना, कि उनको कॉपी कर लिया और ट्रांसफर कर लिया एक दूसरे मॉलिक्यूल में, जो कि हमारा आरएनए होता है, स्पेशली मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए उन्हीं सारी स्टेप्स को, कॉपीज को, ये जो स्टेप्स जो भी मतलब रेसिपी है उनको लेकर के जाता है किसके पास, राइबोसोम के पास। राइबोसोम वही है जो उन चीज़ों को समझेगा कि अच्छा, या बोल सकते हैं वो हमारा बावर्ची है जो खाना बनाएगा, ठीक है। वो समझेगा कि अच्छा ये स्टेप्स हैं जो कि उस बुक में लिखी हुई हैं, मेरे को इन स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी कि उनको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन, तब जाकर के आपकी डिश बनेगी। डिश बोले तो यहाँ पे प्रोटीन, समझ गए। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक जो था ना वो था जीन, कि आखिर जीन क्या है। देखो अभी जो डीएनए आपने इतना बड़ा आप देख रहे हो ना, डीएनए का हर एक पार्ट जो है प्रोटीन के लिए उसमें रूल नहीं होते हैं, मतलब कि डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए के अंदर भी स्पेशल पार्ट या फंक्शनल यूनिट होती हैं जो किसी प्रोटीन के लिए या फिर किसी काम के लिए वो कोड करते हैं, उसमें कोड लिखे होते हैं, बस उसी सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। देखो जीन कहने का मतलब है, देखो जैसे कि क्रोमोसोम में बहुत सारे लंबा आपका डीएनए है, डीएनए का जब जूम आउट करोगे तो हर एक डीएनए का पार्ट जो है किसी प्रोटीन को नहीं बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कुछ हिस्सा जो प्रोटीन के लिए कोड करता है या उसमें वही इंफॉर्मेशन रेसिपी लिखी होती है उसको हम जीन बोलते हैं, ठीक है। और उस जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो कॉपी की जाती है आरएनए में, और आरएनए लेकर के जाता है राइबोसोम पे, राइबोसोम से हमारी प्रोटीन बनती है, ठीक है। मैंने ये इतनी चीज़ें आपको बेसिकली इसलिए बताई ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो हम समझेंगे कि आखिर हमारे शरीर में ये प्रोटीन वगैरह बनती कैसे हैं। तो समझ आए कि जीन क्या है। जीन इज ए स्मॉल फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरीज द इंस्ट्रक्शंस टू मेक ए स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल। जीन क्या है, एक फंक्शनल पार्ट है डीएनए के अंदर जो कि कैरी करती है कुछ इंस्ट्रक्शंस, रूल या कोड वगैरह किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए या आरएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे देखोगे यहाँ पे कि भाई जीनोम क्या है। जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो कि न्यूक्लियस में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। मतलब जो आपका पूरा शरीर है या सेल है, अगर हम बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मोस्टली तो न्यूक्लियस में ही होता है, पर आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब कंप्लीट सेट यानी कि टोटल कितना डीएनए है हमारे इंडिविजुअल के अंदर, अगर हम उसकी बात करें तो उसको कंप्लीट मटेरियल को हम बोलेंगे जीनोम, ठीक है। आगे लिखा है इट प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। और जीनोम जो होता है वो स्टोर्ड होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, विच आर लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए के बंडल से लॉन्ग मॉलिक्यूल ये होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो डिटेल में दिखाई गई है कि जैसे सेल है, सेल के अंदर जो आप देखोगे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम्स हमने बोला एक लंबे, या जैसे यहाँ पे लिखोगे क्रोमोसोम मतलब ईच क्रोमोसोम इज ए वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ टाइटली कोइल्ड डीएनए, कि जो डीएनए है वो बहुत टाइटली कोइल्ड होता है, बोले तो टाइटली यहाँ पे जो है बंधा होता है, और वो एक क्रोमोसोम बनाता है। और वो बंधता किससे है, टाइटली कोइल्ड किससे होता है, हिस्टोन नाम की प्रोटीन से। हिस्टोन नाम की प्रोटीन जो है उससे जो है टाइटली हमारा डीएनए यहाँ पे वाइंड होता है, मतलब जोड़ा, मतलब तो एक जैसे गोला सा नहीं बना लेते हैं, ऊन का गोला होता है, उससे चारों तरफ ऊन लिपटी होती है ना, जो कपड़े वगैरह सिलते हैं कई बार देखा होगा, वैसे ये लिपटा रहता है। जब हिस्टोन प्रोटीन से आपका डीएनए लिपटा रहता है और इस तरीके से ये मतलब कि थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन जब बहुत सारे यहाँ पे मिल करके टाइटली पैक्ड यहाँ पे आपका ये बनाते हैं वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जूम आउट करते जा रहे हैं चीज़ों को। देखो पहले आपको क्रोमोसोम दिखेगा, क्रोमोसोम के बाद क्रोमेटिन आपको दिखेगा, क्रोमेटिन में आप देखोगे अच्छा जो डीएनए है वो एक इस सॉलिड मटेरियल हिस्टोन में ये जो है लिपटा हुआ है,
ठीक है। आगे आप देखोगे यहाँ पे वही डीएनए को जूम आउट करके यहाँ पे दिखाया गया है कि डीएनए इस तरीके से दिखता है। उसमें वही आपके न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन से थाइमिन, गुआनिन से साइटोसिन, डबल या फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे जो साइड में मैंने दिखाई थी चीजें, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और एक शुगर यहाँ पे रहती है। समझ गए? इस तरीके से हमने देखा कि भाई जीनोम क्या है और आपका यहाँ पे जीन क्या है। बेसिकली तो हमने शुरू से सारी चीजों को समझा था। ठीक है। अब यहाँ पे जो जीनोम है ना, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बेसिस पर, प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया वगैरह में होती है, यूकैरियोटिक सेल जो कि मोर डेवलप्ड है, जो कि हमारे अंदर होती है, तो उनका जीनोम भी अलग होता है। जैसे इसके ये कुछ फीचर हैं लिखे हैं, इनके दोनों में अंतर आपने बताना है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है। यूकैरियोटिक के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं तैरता है, बल्कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, और उसमें ये मौजूद होता है। ठीक है। जो अभी आपने यहाँ पे देखा, जो ह्यूमन बीइंग है उस तरीके से न्यूक्लियस होता है, जो कि एक तरीके से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा है, तब डीएनए है। लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ये न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि डीएनए वगैरह ऐसे ही तैरता रहता है साइटोप्लाज्म में। और प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया वगैरह है उसमें डीएनए का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, बोले तो गोलाकार होता है, इस तरीके से गोल होता है। पर हमारे अंदर अभी आपने देखा वो लीनियर होता है। लीनियर बोलते लाइन की तरह दिखता है, ये इस तरीके से देखोगे लीनियर है यहाँ पे। ठीक है। आगे यहाँ पे है हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो बैक्टीरिया वगैरह है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक होते हैं, लेकिन हमारे अंदर या जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है मल्टीपल्स होते हैं, जिसके हमारे अंदर 46 होते हैं। ठीक है। आगे हिस्टोन प्रोटीन, तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि स्टोर करती है डीएनए को खराब होने से बचाती है। आगे है एक्स्ट्रा डीएनए। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड है ना वो, और यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है जीनोम वो स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक के अंदर जो जीनोम है वो लार्ज होता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सिंपल है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें क्रोमैटिन और जीन के अंदर भी इंट्रोन एक्सोन पार्ट होते हैं, जिनको हम आगे भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए। आगे नेक्स्ट चीजों को हम यहाँ पे और बेहतर तरीके से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे वो है डिफाइन जेनेटिक कोड विद एग्जाम्पल। जेनेटिक कोड क्या होते हैं वो एग्जाम्पल के साथ में आपने समझना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जेनेटिक कोड मतलब कि ये कुछ कोड्स रहेंगे, जैसे कि हमने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया था कि जो हमारा डीएनए है उसको समझिए एक बुक है रेसिपी की, जिसमें बहुत सारी रेसिपी लिखी हुई है, क्या बनाने की, डिश या प्रोटीन बनाने की। अब वो जो डीएनए में सारी चीज़ें लिखी है ना, वो कोड फॉर्म में लिखी होती हैं। कोड, वही कोड आरएनए में कॉपी किए जाते हैं, और वो सिर्फ जो कोड है उनको राइबोसोम समझ सकता है। समझ रहे मेरी बात? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से डेटा ही ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो एमआरएनए है ना, उसको भी नहीं समझ आता है कि आखिर ये लिखा क्या है, आखिर क्या क्या स्टेप पे कौन सा धनिया डालना है, कौन सा नमक मिर्च मसाला कब डालना है, कुछ नहीं पता है। वो कोड फॉर्म में लिखा है। ठीक है। क्योंकि हमको क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। और आपको याद ये भी होगा कि प्रोटीन बनाने के लिए ना 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स जरूरी हैं प्रोटीन बनाने के लिए। कुछ हमारे एजेंशियल हैं जो कि हमको बाहरी डाइट से लेने पड़ते हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर यानी कि नॉन एजेंशियल हमारी बॉडी के अंदर भी बनते हैं। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स, कौन सा अमीनो एसिड कब डालना है, कब लगाना है किसी प्रोटीन को बनाने के लिए, वो रेसिपी में लिखा है, यानी कि कोड फॉर्म में लिखा है। बस उन्हीं कोड को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक कोड बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लिखने की टर्म में कैसे इसको बताएंगे, देखो, जेनेटिक कोड इज ए सेट ऑफ रूल, एक रूल है, सेट है, बाई विच इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए बाई लिविंग सेल्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन। कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, कुछ रूल होते हैं जिनके जरिए जो भी इंफॉर्मेशन है सेल के अंदर, स्पेशली डीएनए और आरएनए में एनकोड की जाती है ना। मतलब जैसे आपकी बुक है डीएनए आरएनए, उसमें जो स्टेप्स है उनको एनकोड करना, उनको लिखना किसके फॉर्म में, कोड के फॉर्म में, वही हमारे जेनेटिक कोड कहे जाएंगे। अभी जो जेनेटिक कोड है ना, टोटल हमारे 64 होते हैं। एक कोड को हम कोडोन बोलते हैं। ठीक है। जैसे पहले मैं वही बता देता हूँ कि एक कोड को हम कोडोन बोलते हैं, और कोडोन जो है 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इट इज ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि सपोज करो एडेनिन और यूरेसिल AUC। ठीक है।
क्योंकि हम आरएनए में कॉपी कर रहे हैं तो वहाँ पे थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, AUC। अब ये जो है 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड बन गया जिसको हम कोडोन बोलते हैं। अब हमको जो है 20 अमीनो एसिड के लिए, हर एक अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड होगा, है ना, और वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की ऐसा नहीं कि एक के लिए एक ही होगा, ऐसे तो केवल 20 ही कोड बनेंगे। यहाँ पे कई कई अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा भी यहाँ पे कोड अवेलेबल है। अब समझिए, देखो यहाँ पे 3 जो ग्रुप हैं बोले तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक कोड बना रहे हैं, ठीक है। हमको कोड बनाने हैं कितने लोगों के लिए या कितने अमीनो एसिड के लिए, वो है हमारे 20 अमीनो एसिड, ठीक है। और आपको ये पता है कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं AUCG ये 4 हैं, तो 4 टोटल हमारे पास यहाँ पे लेवल है, और उनके कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो 3 को मिलकर बनाना है, तो इसकी पावर 3 करेंगे तो टोटल हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो यहाँ पे टोटल 64 यहाँ पे बन जाते हैं कॉम्बिनेशन। तो वही है यहाँ पे कि जेनेटिक जो कोड होते हैं उसमें कोडोन यानी कि जो टोटल यहाँ पे 64 होते हैं। और ये टेबल आपने बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी या फिर बायोकेमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर में या HFE में पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो जैसे UUU, जब भी UUU लिख करके आएगा ना, कहाँ से, DNA से RNA के पास, RNA से राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम समझ जाएगा अच्छा मेरे को ना यहाँ पे फिनाइल एलानिन नाम का क्या है अमीनो एसिड जोड़ना है, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, आगे अगर UUC भी आएगा वो भी उसी को कोड कर रहा है। आगे देखोगे यहाँ पे UUA या UUG, तो ये ल्यूसिन नाम के अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपका जैसे ये भी ल्यूसिन नाम के अमीनो एसिड के लिए ही कोड कर रहे हैं सारे कोडोन, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे GCU ये एलानिन के लिए कोड कर रहा है आपका, ठीक है। ये AGU AGC सेरिन के लिए कोड कर रहा है, और GGU GGC GGA GGG ये ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहा है। मतलब कि जब भी ये कोड लिख करके आएंगे DNA से RNA के पास, तो राइबोसोम उनको ऐसे समझेगा कि अच्छा ये कोड आ रहे हैं तो मेरे को ये वाला अमीनो एसिड जोड़ना है, ये कोड आ गया तो सेरिन जोड़ना है, ये कोड आ गया तो आर्जिनिन जोड़ना है, ठीक है। और इसमें एक सबसे जो पहले स्टार्टिंग होती है कि अच्छा कहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा, तो जब भी AUG नाम का AUG एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन जो कि कोड करता है मेथियोनिन के लिए, जब भी ये वाला कोड आ जाता है ना राइबोसोम के पास, वहीं से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम स्टार्टिंग कोड भी बोलते हैं, स्टार्टिंग कोडोन बोलते हैं। और जब भी ये तीनों UAA UAG UGA जब भी ये कोडोन आ जाते हैं किसके पास, राइबोसोम के पास, वहीं पे प्रोटीन बनना रुक जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि सपोज करो प्रोटीन इस तरीके से मेथियोनिन नाम से बनना, मेथियोनिन अमीनो एसिड से बनना स्टार्ट हुई, इस तरीके से ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते इतनी लंबी हो गई है। अब एक लिमिट ऐसा आएगा कि बीच में ये वाला कोडोन आ जाएगा, वो कोडोन आते ही ये बीच से कट हो जाएगी, बोले तो एक प्रोटीन बन के यहाँ पे रेडी हो गई। समझ रहे हो? इस तरीके से एक कोड फॉर्म में चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी, या बोले तो इनका यूज होगा। तो कोडोन क्या है, सेट होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट। दीज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ये स्पेसिफिक होते हैं हर एक अमीनो एसिड के लिए। मैंने बोला 3 न्यूक्लियोटाइड से कोडोन बनता है, टोटल हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड है, तो उनके अगर हम 3 ग्रुप में कॉम्बिनेशन बनाएं तो टोटल 64 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे कि आप देखोगे ये इस तरीके से एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, जैसे कि GCA ये एक कोडोन हो गया, ये एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। ऐसे ही देखो UUC है तो फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलानिन जो कि हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में ये लिखा है कि AUG जो है, ये ध्यान रखना, AUG जो है ये एक स्टार्टिंग कोडोन है जो कि मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है। UUC ये जो कोडोन है फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहे हैं। तो आपको समझ आएगी कि हमारे DNA में जो भी रेसिपी, जो भी प्रोटीन बनाने की बातें हैं ना, वो कोडोन फॉर्म में लिखी हैं या कोड के फॉर्म में लिखी हैं। वही कोड RNA में ट्रांसक्रिप्ट या कहें तो कॉपी किए जाते हैं, फिर वो कॉपी लेकर के जाता है कहाँ पे, राइबोसोम के पास, और तब जाकर के प्रोटीन बनती है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रोटीन बनती कैसे है, वही है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन जीन एक्सप्रेशन, कि जो भी जीन है, जीन हमने जाना था ना कि हमारे DNA का वो स्पेशल पार्ट जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए या इंस्ट्रक्शन को वो कंटेन कैरी करता है, वो जीन कहा जाता है।
तो जीन एक्सप्रेशन मतलब कि जीन से प्रोटीन और आरएनए बनाना, ठीक है। वो क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जीन एक्सप्रेशन में और उसका रेगुलेशन, ये 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। पर यहाँ पे जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, या वो बोल सकते हैं कि समझने के लिए तो उतनी चीज़ें ही आपको समझनी पड़ेंगी, बस उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आना है। मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आपने लिखना है। तो पहले तो सिंपली देखिए वर्ड को ब्रेक करना होगा कि भाई जीन एक्सप्रेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब ये आप जो है ऐसे अगर डायग्राम ना बना पाए तो सिर्फ ये दिखा देना कि डीएनए से आरएनए, यानी कि स्पेशली बोले तो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ आपको हो जाएगी। तो सिंपल समझिए, जीन बोले तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कि कोड करता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने या आरएनए को बनाने के लिए, वो हमारा जीन कहा जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब है मेकिंग द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बनाना, प्रोटीन बनाना या आरएनए बनाना, कहाँ से, जीन से। तो जीन एक्सप्रेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी जीन बोले तो पर्टिकुलरली डीएनए से क्या है, कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, या तो आरएनए या फिर आपका प्रोटीन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आरएनए। देखो अब पढ़िए, जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इन ए जीन इज यूज्ड टू मेक फंक्शनल प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन और आरएनए। समझ गए, ये होता है आपका जीन एक्सप्रेशन। अब ये होता कैसे है, देखिए वो बहुत ही अच्छी सी चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। डीएनए जो कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड ये होता है, उससे मैंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे रेसिपी हैं, उन रेसिपी में से सिर्फ एक पर्टिकुलर रेसिपी को कॉपी करना है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और वो कॉपी किस में होगी, एमआरएनए में। एमआरएनए के काम सिर्फ पहुंचाना है उस रेसिपी या उन स्टेप्स को किसके पास, राइबोसोम के पास, और वो राइबोसोम उनको ट्रांसलेट करता है, समझता है और प्रोटीन बना देता है, ठीक है। अब ये देखिए समझिए, देखो अभी देखिए बात स्टार्ट होती है न्यूक्लियस से, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस में ही क्या बनता है, आरएनए बनता है। जब आरएनए बन जाता है ना, मैसेंजर आरएनए, मैच्योर एमआरएनए जब बन जाता है, तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में आता है। और अगर आपको याद हो साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में हमने जाना था, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम चिपका होता है, तो ये यहाँ पर आता है और राइबोसोम उन चीज़ों को समझता है और प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हो? तो ये आपका जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन में जो स्टेप इन्वॉल्व है वो ओवरऑल कहें तो यहाँ पे 2 स्टेप हैं। कि पहले तो जो डीएनए है, रेसिपी बुक जो है, उसमें से एक रेसिपी को लिखा जाता है, बोले तो ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। तो पहली स्टेप होगी ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए को बनाना। दूसरी स्टेप होगी आरएनए से प्रोटीन बनाना, बोले तो जो डेटा, जो कोड वो लाया है उनको समझना, उनको ट्रांसलेट करना। तो 2 स्टेप्स होती हैं जीन के एक्सप्रेशन में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भी फर्दर 4 स्टेप होती हैं। पहला है इनिशिएशन, बोले तो स्टार्ट होना, इलोंगेशन बढ़ना, टर्मिनेशन रुकना, और लास्ट में कुछ मॉडिफिकेशन होना। सेम यही चीज़ इसमें है, स्टार्ट होना, बढ़ना और रुकना, और लास्ट में कुछ मॉडिफिकेशन होना। अब बारी बारी से यहाँ पे हम समझेंगे। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, बोले तो आरएनए की सिंथेसिस होना या कोड को यहाँ पे कॉपी करना आरएनए में। ट्रांस बोले तो अक्रॉस और ट्रांसफरिंग, यानी कि ट्रांसफर कर रहे हो आप डेटा को, जो कि आपकी रेसिपी बुक है क्या, डीएनए, वहाँ से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। क्रिप्शन का मतलब आया है स्क्रिप्सियो से, मतलब कि राइटिंग, कि जो भी कोड लिखे हुए हैं जेनेटिक कोड, उनको किस में लिखना, आरएनए में लिखना। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, बस वही आपको क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं यूकैरियोट्स के अंदर, बोले तो हम ह्यूमन बीइंग या जो भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर। तो सबसे पहला है इनिशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर रीजन ऑफ डीएनए। देखो ये डीएनए से आरएनए के बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, पॉलीमरेज, ठीक है। और डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। पर हमको स्पेसिफिकली यहाँ फोकस करना है, डीएनए से आरएनए अभी बन रहा है। तो एंजाइम जो है, ये वाला एंजाइम, ये डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है। कहाँ पे जुड़ता है, देखो यहाँ पे जीन को दिखाया गया है। जीन दोबारा से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं पीछे, ये वाला पार्ट, ये इतना बड़ा डीएनए है, पर इसमें से स्पेसिफिकली इस वाले पार्ट को यहाँ पे हमने जूम आउट करा है। देखो ये जूम आउट हो गया। अब जो जीन है ना, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। बेसिकली देखें तो यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट मतलब कि वो जगह जहाँ जो ये बताता है कि भाई इसके आगे से जीन स्टार्ट है, ठीक है। प्रमोटर साइट क्या है, जो ये बताता है कि भाई
यहाँ के बाद जो भी चीज आएंगी यहाँ से जीन स्टार्ट है। एक आता है टर्मिनेशन साइड, जो ये बताता है कि भाई यहाँ पे जीन खत्म हो गई है। मतलब समझो कि यहाँ पे होगा प्रमोटर साइड कि भाई यहाँ से जीन स्टार्ट है, यहाँ पे होगा टर्मिनेशन साइड कि भाई जीन यहाँ पे खत्म हो गई है, ताकि किसको पता चल सके, इसी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पता चल सके। अब जीन में भी दो पार्ट होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन। तो जो एक्सॉन वाला पार्ट है सिर्फ यही इन्हीं के अंदर कोड लिखे होते हैं। इंट्रॉन वाले पार्ट के अंदर कोई भी ये कोडिंग या कोई भी ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। ये चीज़ आपने समझनी है। तो सबसे पहले जो आपका एंजाइम था आरएनए पॉलीमरेज, वो इस प्रमोटर साइड से जाकर के चिपक जाता है, क्योंकि यही साइड बताती है कि भाई इसके बाद ना जीन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन से जुड़ जाता है डीएनए की। प्रमोटर इज ए सीक्वेंस दैट सिग्नल द स्टार्टिंग ऑफ जीन। प्रमोटर मतलब वो सीक्वेंस होता है जो कि ये सिग्नल देता है कि भाई जीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए और क्रोमोसोम। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो डीएनए था हमारा वो डबल हेलिक्स था, उसको जो है यहाँ पे खोलने लग जाता है। जैसे हमारा डीएनए इस तरीके से डबल हेलिक्स है, तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से दिखा रखा है कि ये आपका डीएनए है इस तरीके से। जस्ट ये समझिए, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि कहाँ पे जुड़ा है, प्रमोशन या जो सॉरी मैंने जो नाम पढ़ा था यहाँ पे प्रमोटर साइट, हाँ प्रमोटर साइट पे वो जाकर के जुड़ा है। प्रमोटर साइट पे जैसे ही जुड़ेगा तो डीएनए की जो स्ट्रैंड हैं जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े थे उनको ये अनबाइंड करेगा, खोलने लग जाएगा। अब खोलने लगेगा, उसके बाद में आगे जैसे ही चिपकेगा फिर स्टेप्स आएगी यहाँ पे इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब है आरएनए पॉलीमरेज रीड्स अ डीएनए टेम्पलेट एंड सिंथेसाइज ए कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड। कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अब उनके जो भी स्ट्रैंड है, टेम्पलेट है डीएनए के, उनको ये समझेगा और उनको कॉपी करने लग जाएगा। कॉपी कैसे करेगा? देखो सपोज करो कि जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सपोज करो इस वाली लाइन में ऊपर जो है जैसे इस तरीके से था, ए था, फिर जी था, फिर टी था, फिर यहाँ पे सी था, फिर ए, फिर टी, सी, जी, इस तरीके से तो होंगे यहाँ पे। ऐसे ही दूसरी लाइन में भी होंगे। तो वो क्या करता है, इसको यहाँ पे समझने लग जाता है और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे वो कॉपी करता है। जैसे एक ही जगह पे वो जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज को कॉपी करता है, एक ही जगह पे क्या होता है, टी होता है ना थाइमिन, पर हमें एमआरएनए में करना है तो उसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा, यू। ठीक है, मतलब ये जो कॉपी कर रहा है ना चीज को, जस्ट उल्टा कर रहा है। जैसे कि अगर ये लिखा है तो उसके अपोजिट वाला कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड या उसका जो भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पे कॉपी किया जा रहा है। अब जी की जगह क्या, जी से सी जुड़ता है ना, तो जी का जस्ट अपोजिट ये कॉपी करेगा कि सी। टी का थाइमिन की जगह जस्ट अपोजिट कॉपी करेगा जो कि होगा एडेनिन। साइटोसिन की जगह अपोजिट जी। एडेनिन की जगह वही थाइमिन आता है, पर हम एमआरएनए बना रहे हैं तो यूरेसिल आएगा। थाइमिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन की जगह यहाँ पे आपका ग्वानिन, और ग्वानिन की जगह आपका साइटोसिन। इस तरीके से ये वाली जो चीज़ है इसको कॉपी करता चला जाता है। कॉपी कैसे करता है, देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको कॉपी कर करके जोड़ता चला जाता है ना। मतलब यहाँ पे एक तरीके से डेटा है, उसको वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि अच्छा अच्छा ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसके ही अपोजिट यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं, उनको वन बाई वन इस तरीके से जोड़ता चला जाता है। जोड़ करके फिर एक साइट ऐसी आती है यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, जो बोलती है कि अच्छा जीन खत्म होगी। जहाँ पे जीन खत्म होती है वहीं से कट हो जाता है और आपका एमआरएनए बन के रेडी हो जाता है। अब जो डेटा था जो इस पॉलीमरेज एंजाइम ने जो समझा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने, वो डेटा जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब इसको ले जाने का काम रहेगा एमआरएनए का, जो कि कौन समझेगा, राइबोसोम। ठीक है, अभी जो ये एमआरएनए बना है इसको हम प्री मैच्योर बोलते हैं। बोले तो ये मैच्योर नहीं है, अभी ये डिग्रेड हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इस पर हम लास्ट में कुछ फिनिशिंग देते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि जब ये जो है राइबोसोम और सॉरी मैसेंजर आरएनए आपका इस न्यूक्लियस से निकल के इस साइटोप्लाज्म में जाए तो खराब ना हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। इलोंगेशन बोले तो वो पढ़ता है, समझता है और उनको बनाने लग जाता है। टर्मिनेशन भी आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है और एक टाइम बाद जो है वो डीएनए के टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचता है और उसके बाद जो है पॉलीमरेज एंजाइम उसको रोक देता है और एमआरएनए बन के
अलग हो जाता है। अब इसके बाद देखिए लास्ट में आता है आपके यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, जब डेटा आपने कॉपी कर लिया है, आपके पास प्री मैच्योर mRNA बन गया है, अब इस mRNA को बेसिकली कहाँ पे पहुँचना है, राइबोसोम के पास साइटोप्लाज्म में पहुँचना है, पर ये डिग्रेड हो सकता है, खराब हो सकता है, तो उससे पहले हमको इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहेंगे। क्या मॉडिफाई करना है, इसको हम एक कैप पहनाएंगे। कैप किसका पहनाएंगे, एक आपका केमिकल रहेगा जो कि 7mg 7 मिथाइल ग्वानाइलेट, ठीक है, और एक इसमें पूंछ लगाएंगे। हाँ जी, ये पॉली एडिनाइलेशन की एक टैल हम लगाते हैं। जैसे कि सपोज करो जो ये mRNA आपका बना है उसका जो 5 प्राइम एंड है उस तरफ इसको एक कैप पहना देंगे। किसका, एक बेसिकली एक केमिकल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ऐसे ही एक 3 एंड जो है उस तरफ हम एक इसके तरफ पूंछ लगा देंगे। किसकी, यहाँ पे पॉली एडेनिन की एक हम टैल लगाएंगे। अब उससे क्या होगा कि ये जो mRNA है ये डिग्रेड तो होगा ही नहीं, है ना, डिग्रेड तो होगा नहीं, साथ के साथ ये जो है राइबोसोम से अच्छी तरीके से जाके बाइंड होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए। पहला है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कि कैपिंग होती है। आफ्टर डैट यानी कि जब वो बन जाता है हम एक 7 मिथाइल ग्वानाइलेट या बोलते तो 7mg का यहाँ पे कैप लगाते हैं, जो कि 5 प्राइम एंड पर ये लगाना होता है mRNA पे, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है डिग्रेड होने से, साथ के साथ राइबोसोम बाइंडिंग में भी ये मदद करता है। दूसरा यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन। ए पॉली एडेनिन टेल, एक पॉली एडेनिन जो केमिकल है उसकी टेल लगाई जाती है 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, साथ के साथ न्यूक्लियस से बाहर निकलने में मदद करती है। और तीसरा एक और मॉडिफिकेशन है वो है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग बोले तो क्या है, इंट्रॉन्स जो होते हैं, इंट्रॉन्स हमने जाना था जो नॉन कोडिंग फॉर्म है जिसमें कोई भी कोड नहीं लिखे होते हैं, तो उनको हमें कट करके रिमूव करना होता है और एक मेच्योर mRNA बनता है। सिर्फ एक्सोन वाले पार्ट को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब हमारा मैसेंजर RNA, एक हमारा बोल सकते हैं कैरी करने वाला RNA, इस न्यूक्लियस से डेटा लेकर के जा रहा है या निकलेगा। न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में या तो राइबोसोम मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, या फिर मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वहाँ पे ये पहुँचेगा। अब राइबोसोम का काम होगा उस सारे डेटा को ट्रांसलेट करना। अब हमारी दूसरी स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में जो दूसरी स्टेप रहेगी, तो यहाँ पे सिंपल उसका मतलब लिखा है कि ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी mRNA जो भी सीक्वेंसेस को लेकर के आया है, कोडोन को लेकर के आया है, उससे प्रोटीन बनाई जाती है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक लंबी सी अमीनो एसिड की चैन होती है, अमीनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो mRNA से भी क्या बनाएंगे आप यहाँ पे, प्रोटीन, जिसमें ये चारों स्टेप आपकी इन्वॉल्व होंगी। अब पहली स्टेप होगी इसमें इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है, यानी कि स्टार्ट होना। तो देखो ये चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि इतना घिचपिच है, आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका ना देखो, ये राइबोसोम की एक लार्ज सब यूनिट है। आपको पता है कि राइबोसोम जो होते हैं हमारे, उसमें एक 40S सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो जब जो हमारा mRNA है, mRNA आया, ये वही mRNA है जिसमें सारे कोड यहाँ पे लिखे हैं। वो mRNA इस 40S सब यूनिट से आके चिपक जाता है, और ऊपर जो है आपका यहाँ पे कौन सा लार्ज सब यूनिट, वो इन कोडोन को यहाँ पे डिकोड करने लग जाता है कि आखिर कौन कौन से यहाँ पे कोड हैं। अब डिकोड करता है, और उस डिकोड करने के साथ साथ एक हमारा tRNA होता है, ट्रांसफर RNA, जिसका नाम बता रहा है ट्रांसफर RNA। ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, मैं आपको ये भी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके जो RNA होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं मोस्टली RNA। एक होता है mRNA, जिसका काम क्या था, मैसेज को लेकर के, DNA से मैसेज को लेकर के राइबोसोम के पास जाना। एक होता है tRNA, जिसका काम होता है अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना राइबोसोम तक, ताकि प्रोटीन बन सके। एक होता है rRNA, राइबोसोमल RNA, जो कि राइबोसोम को बनाता है। ठीक है, हमने इसका काम समझ लिया। अच्छा, ये तैयार है, लेकर के अपना सारे कोड को लेकर के आ गया है। अब जो कोड यहाँ पे राइबोसोम समझता जाएगा कि अच्छा ये वाला कोड है, वही कोड, वही जो न्यूक्लियोटाइड है, वही tRNA ला करके, सॉरी, वही जो अमीनो एसिड है, वही tRNA ला करके किसको देता जाएगा, इस राइबोसोम को देता जाएगा। और राइबोसोम यहाँ पे उन अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाता जाएगा, और एक आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड चेन, या कह सकते हैं प्रोटीन बन जाएगी। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा
मतलब कि जैसे कंप्यूटराइज फॉर्म में दिखा रखा है। जैसे ये स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, यहाँ पे आपका mRNA है। mRNA में देखोगे तो ये कोडोन आए हैं, है नी, यही तो हम यहाँ पे कॉपी करके लाए थे। अब कोडोन आए हैं तो अब ये जो ऊपर वाली सब यूनिट है इन्हीं कोडोन को समझ रही है। अब उन्हीं कोडोन के जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक लेटर लिखा होता है, जिसके सपोज करो कि यहाँ पे कोडोन आया है AUG, जो कि स्टार्टिंग कोडोन था, हमने समझा था। जस्ट उसी के अपोजिट यहाँ पे tRNA के ऊपर एक एंटी कोडोन लिखा होता है। जैसे A के अपोजिट U के अपोजिट A और ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन, इस तरीके से एंटी कोडोन लिखा होता है। इसका मतलब कि अच्छा इसके अपोजिट है तो उसके ऊपर वो मैथियोनिन नाम का अमीनो एसिड जुड़ा होगा, तो वो tRNA इस मैथियोनिन को लेकर के आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि हर एक tRNA के ऊपर एक अमीनो एसिड जुड़ा है और वो इस तरीके से इस वाले सब यूनिट पे जुड़ता है और उसके बाद जो है यहाँ पे चैन बनती चली जाती है, आपकी प्रोटीन बन जाती है। अब ये 2-3 चीज़ और समझनी है आपको कि यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट है ना, उसमें 3 साइट होती हैं, 3 जगह होती हैं। पहला है अमीनो एसाइल साइट, यानी कि वो साइट जहाँ पे जो भी tRNA है या अमीनो एसिड है वो आकर के यहाँ पे स्टे करता है, रुकता है। फिर है पेप्टाइडल साइट, जहाँ पे अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, और उसके बाद है एग्जिट साइट, जहाँ से tRNA उस अमीनो एसिड को देकर के यहाँ से निकल जाता है। देखो, एक लंबी चेन आपको बनानी है तो बहुत सारे tRNA वेटिंग में रहेंगे, तो 1 बाय 1 जिसका नंबर आएगा वो यहाँ पे आकर के रुकेगा। फिर जब बॉन्ड बनना होगा तो वो P साइट पे पहुंच जाएगा, पेप्टाइडल साइट पे, और जब बॉन्ड बन चुका होगा अमीनो एसिड के बीच में तो जो tRNA है वो एग्जिट कर देगा। ये चीज़ आपने समझ ली। बस अब उसके बाद हम समझते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, वो बाइंड करती है mRNA से, mRNA के स्टार्ट कोडोन पे। ठीक है, द इनिशिएटर tRNA यानी कि जो स्टार्टिंग tRNA है, हमको पता है वो मैथियोनिन को लेकर के आएगा, मैथियोनिन से ही बाइंडिंग या बोलते प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, जो लार्ज जो राइबोसोमल के सब यूनिट है वो जो है इन जो mRNA में सारे कोड लिखे हुए हैं उनको समझना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी, और सारी जो भी यूनिट है यानी कि अमीनो एसिड उनको जोड़ना यहाँ पे स्टार्ट करेगी। कैसे होगा आगे है इलोंगेशन में, कि जो राइबोसोम है वो रीड करता है mRNA के कोडोन को, और tRNA जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन के साथ में यहाँ पे अमीनो एसिड्स को लाने का काम करता है। अमीनो एसिड जो है 1 बाय 1 यहाँ पे आकर के देखो, यहाँ पे जैसे दिखा रखा है ये mRNA है, यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर वाली ये यूनिट उन कोडोन को समझ रही है, उसके अकॉर्डिंग tRNA अमीनो एसिड लेकर के आ रहा है। पहले ये A साइड पे आकर के रुक रहा है, फिर P साइड पे जाकर के यहाँ पे बॉन्ड बन जा रहे हैं और E साइड से एग्जिट भी कर दे रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इस पे आया, पहले इस पे स्टे करा, इस पे बहुत सारे चैन इसी पे बनती जाएगी और जो दे जाएगा अपना अमीनो एसिड वो एग्जिट कर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बॉन्ड भी लगातार देखो बन रहा है। जैसे ये अमीनो एसिड आ रहे हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जो कि एक एंजाइम बनाता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। वो अगर इनहिबिट हो जाए तो प्रोटीन की बनना भी, सिंथेसिस भी रुक जाती है। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को बहुत अच्छे से ना यहाँ पे भी दिखाया है। जैसे कि न्यूक्लियस से हमको क्या है, mRNA बना था, mRNA बनकर के आया था साइटोप्लाज्म में, mRNA आया, mRNA गया किसके पास, राइबोसोम के पास। राइबोसोम में यहाँ पे जो है उसकी जो यूनिट है उनको समझेंगी, उसके अकॉर्डिंग tRNA से यहाँ पे क्या है अमीनो एसिड्स आते रहेंगे और एक लंबी प्रोटीन की चेन बन जाएगी। तो इस तरीके से इलोंगेशन बोले तो वो प्रोटीन की चेन लंबी होती जाएगी। और हमने आपको ये भी बोला था कि जब भी जब भी आपका ऐसा कोडोन आ जाएगा जो कि स्टॉपिंग कोडोन है, जो कि हमारे 3 कोडोन थे ना, हमने यहाँ पे पहले ही समझ लेते कि हमारे 3 कोडोन होते हैं, UAA, UAG, UGA। जब भी ये आ जाएंगे किस में आ जाएंगे, mRNA में छपे हुए लिखे हुए, तभी यहाँ पे जो है टर्मिनेशन हो जाएगा, वहीं पे प्रोटीन बनना रुक जाएगी। तो व्हेन द राइबोसोम रीच टू द स्टॉप कोडोन, जब भी राइबोसोम स्टॉप कोडोन पे पहुंचेगा वहीं पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा और जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी है वो बन करके यहाँ से टूट जाएगी और रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग कोडोन है उसको यहाँ पे हम टर्मिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं। कि जैसे ही देखो ये रेड कलर में आ रहे थे अभी तक तो अमीनो एसिड, अभी जैसे ही ब्लैक कलर में आया, जैसे ही आएगा यहाँ पे ये टूट जाएगी और आपकी प्रोटीन बन जाएगी। अभी जो प्रोटीन बनी है अभी ये डिग्रेड हो सकती है, तो अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो लिखा है प्रोटीन अंडरगोज फोल्डिंग, उसको फोल्ड किया जाता है, कई बार उसको ब्रेक भी किया जाता है, क्लीवेज किया जाता है,
फॉस्फेट वगैरह भी उससे हम ऐड करते हैं, फॉस्फोराइलेशन या ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए और अपना काम करने लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन कि भाई क्या है यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बहुत डिटेल में थी चीज़ें, आप इनको इन पॉइंट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, बस ये समझने के लिए सारी चीज़ें लिखनी मेरे लिए ज़रूरी थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आगे के क्वेश्चन है जैसे कि siRNA या माइक्रो RNA क्या है, या फिर और भी आपके क्वेश्चन जैसे कि जीन मैपिंग, जीन सीक्वेंसिंग वगैरह, सारे जो कंप्लीट जो क्वेश्चन हैं सेल साइकिल वगैरह, ये सारी कंप्लीट वीडियो या नोट्स वगैरह आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिलेंगे। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे ज्वाइन करना है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।